नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टेस्ट के इस महासमर में। और आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के विषय में बात करेंगे। कुछ ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं या जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ ही हम बात करेंगे उनसे संबंधित इम्पोर्टेंट जो हमारे फैक्ट हैं उनके विषय में भी। दोस्तों हमेशा की तरह कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और कुछ अलग आपको लगे तो उसे नोट कर लीजिएगा या फिर आप कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस टेस्ट का पूरा लाभ उठाना चाहते हैं तो साथ ही साथ कमेंट करें और अपना स्कोर कम से कम लिखें जरूर और कमेंट करके बताएं कि इस टेस्ट में आपका कितना अंक बन रहा है, ताकि बाकियों के साथ आप कंपटीशन कर सकें, आप कंपैरिजन कर सकें कि बाकी लोगों ने क्या कुछ किया हुआ है। तो चलिएगा शुरू करें आज के टेस्ट को और देखें आज का हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, रोज के अनुसार शेष अवस्था का काल कौन सा माना गया है। ये 4 ऑप्शन हमारे पास में हैं और आपको बताना है शेष अवस्था का काल। वैसे जो भी होता है सामान्यतः हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि रोज ने देखिए कौन सा काल बताया है, कब से कब तक माना है। 1 से 3 वर्ष तक, 1 से 5 वर्ष तक, 0 से 3 वर्ष तक या फिर 0 से 5 वर्ष तक। दोस्तों इनमें से सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा, फटाफट से चेक कर लेते हैं। चलिएगा सही आंसर है हमारा नंबर 1, यानी 1 से 3 वर्ष तक का जो है शेषावस्था का काल माना है। किसने माना है दोस्तों? रोस ने माना है। इसमें एक और बात आपको याद रखनी है कि रोस ने जो अवस्थाएं बताई हैं वो कितनी हैं? 4 हैं, जिसमें से पहली हमारी आती है शेषावस्था या जिसको हम कहते हैं शैशवकाल। ये है 1 से 3 वर्ष। अब इसके बाद में जो दूसरा इसका भाग आता है वो है आरंभिक बाल्यकाल। आरंभिक बाल्यकाल तो ये दोस्तों कब से कब तक है? ये है 3 से 6 वर्ष तक का जो टाइम है ये माना गया है। तीसरा आप देखिएगा उत्तर बाल्यकाल। कौन सा है दोस्तों? उत्तर बाल्यकाल। अब ये जो उत्तर बाल्यकाल है ये समय कब से कब तक माना गया है? तो ये 6 से 12 वर्ष माना जाता है। किसके अनुसार? रोस के अनुसार। और फिर चौथा हमारा आता है किशोरावस्था। ये सभी की लगभग आपको सेम ही देखने को मिलती है। किशोरावस्था का जो टाइम माना गया है वो 12 से 18 वर्ष। दोस्तों ये जो पैटर्न है वो किसके हिसाब से दिया गया है? रोस के हिसाब से दिया गया है। उम्मीद करता हूँ सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों चलिएगा शुरू करें अगले प्रश्न को। तो दूसरा हमारा प्रश्न है, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तिगत शील गुणों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको ये बताना है कि केटल ने जो शील गुण बताए थे उनकी संख्या कितनी है? 13, 15, 16 या फिर 14 है। दोस्तों कितने बताए हैं? दोस्तों उन्होंने शील गुण कितने बताए हैं? क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा नंबर 3। कितने बताए थे दोस्तों? 16। देखिएगा दोस्तों शील गुण सिद्धांत के अगर अंदर अपने बात करें, शील गुण सिद्धांत किसका दिया हुआ है, कौन कौन से विद्वान इसमें जुड़े हुए हैं, तो एक तो हमारे पास में आते हैं दोस्तों आलपोर्ट। एक तो नाम हमारे पास में आलपोर्ट का आता है और आलपोर्ट के बाद में जो दूसरा नाम आता है दोस्तों वो केटल का है। तो केटल का नाम उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। ये 2 नाम जो है महत्वपूर्ण माने गए हैं और केटल जो है वो 16 शील गुणों को अत्यधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और मापन के लिए उन्होंने एक विशेष प्रश्नावली भी तैयार की है जिसे अपने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली कहते हैं। 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली ये इन्हीं के द्वारा, केटल के द्वारा ही तैयार की गई है। दोस्तों बहुत बारी क्वेश्चन आता है। चलिएगा देखें अगले प्रश्न को। तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है, सामान्य और विशिष्ट कारक जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, अल्फ्रेड बिने है, स्पीरमैन है, गिलफोर्ड है या फिर थर्स्टन है। यानी ये जो जी फैक्टर और एस फैक्टर जो था, सामान्य कारक और विशिष्ट कारक जो था, ये किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? इन चारों में से हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 2, यानी किसके द्वारा दिया गया है? स्पीरमैन का। देखिएगा इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? द्विकारक। अगर आपसे पूछा जाए त्रिकारक किसका था तो भी वो किसका था दोस्तों? वो इसी का था। त्रिकारक सिद्धांत भी किसका था? ये दोनों ही सिद्धांत किसके माने जाते हैं दोस्तों? स्पीरमैन के ही स्वीकार किए जाते हैं, स्पीरमैन के ही माने जाते हैं। तो ये 2 सिद्धांत इनके द्वारा दिए गए थे।
और इस त्रिकारक के अनुसार द्विकारक के अनुसार अगर हम बात करें तो दो फैक्टर होते हैं, एक तो जी यानी सामान्य योग्यता और एक होता है एस, एक होता है विशिष्ट योग्यता। दोस्तों जो जी कारक है यानी सामान्य कारक है वो सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है, सभी में होता है, लेकिन एस कारक भी पाए जाते हैं जो किसी विशेष क्रिया के लिए उत्तरदायी होते हैं। जैसे हम बात करें एक कक्षा में 6 विषय आपको पढ़ने हैं, सबके 50-50 या मिनिमम 33% अपने मानते हैं उतने तो आ ही जाते हैं, लेकिन किसी के बाकी सारों में 40-40, एक में 80% नंबर आते हैं, यानी उसकी स्पेशल क्वालिटी उसके अंदर हो जाती है और उसी में उसके आगे बढ़ने की संभावना भी रहती है। तो दोस्तों ये बुद्धि के सिद्धांत है, और बुद्धि की अगर हम बात करें तो वुडवर्थ की एक बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए और बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है। बुद्धि क्या है? कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। किसके अनुसार कहा गया है दोस्तों? ये कहा गया है वुडवर्थ के द्वारा। और बुद्धि एक जन्मजात शक्ति है दोस्तों, और इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत दिए गए, जिसमें से एक स्पीयरमैन का भी था जिसको हमने डिस्कस कर लिया है। अगले प्रश्न को देखें। अपनी टीम के हार जाने पर, यानी आपकी टीम, आप मैच देख रहे थे और हार गई, और हारने के बाद में आपको गुस्सा आता है और आपने टीवी को उठा करके फेंक दिया, टीवी बेचारा टूट गया, तो आपको ये बताना है कि आपने कौन सा रास्ता अपनाया है, क्या किया है आपने दोस्तों। तो दोस्तों क्या कहा, फिर से सुन लीजिएगा। अपनी टीम के हार जाने पर, जैसे भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा हो और चाहे भारत हारे चाहे पाकिस्तान हारे, पाकिस्तान हार गया तो पाकिस्तान के लोगों ने टीवी तोड़ दिया दोस्तों देखते देखते। अब आप ये बताइएगा ये कौन से में आएगा, ये कौन सा तरीका है अपने तनाव को कम करने का दोस्तों। तो दोस्तों हमारा सही आंसर है इसमें, वो है नंबर 2। वो किस में आता है दोस्तों? आक्रामकता में। प्रतिगमन तो होता है पीछे की ओर लौटना, जब हम बचपन के कार्य करते हैं। ये दोनों एक ही संदर्भ में लेते हैं। दमन होता है अपनी इच्छाओं का दमन करना, ये भी संदर्भ में आएगा तो अपने देख लेंगे। दमन और शमन ये दो प्रकार के होते हैं दोस्तों। तो यहाँ जब हम क्रोधपूर्ण व्यवहार करते हैं या फिर हिंसात्मक तरीके अपनाते हैं तो वो आक्रामकता कहलाता है दोस्तों। जैसे मान लीजिएगा पति ने पत्नी को डांट दिया, अब पत्नी देखिए कपड़े धो रही हैं और जोर जोर से आवाजें कपड़ों के साथ में आ रही हैं। किसकी? कपड़ों की ही बात कर रहा हूँ ना, जैसे कपड़ों को कूट कूट करके धोती है। घर में देखिएगा पति से झगड़ा हो गया तो रसोई के अंदर जो बर्तनों की आवाज है वो बदल जाती है दोस्तों। तो फिर या कोई और नुकसान कर देना, मोबाइल फेंक करके मार देना, कुछ भी इस तरह के कार्य कर देना गुस्से में आकर के, ये क्या कहलाता है दोस्तों? ये आक्रामकता की श्रेणी में आता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। स्कीमा क्या है दोस्तों? स्कीमा हम किसे कहते हैं और आपको ये बताना है दोस्तों, साथ ही साथ कमेंट करके जरूर बताएंगे कि इसका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। स्कीमा का मतलब क्या है? खंडन क्रिया विधि है, अधिगम विधि है, लंबे समय के याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स को एकत्रित होना है, या फिर शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि है दोस्तों। स्कीमा क्या है दोस्तों? देखिए मनोविज्ञान और संज्ञानात्मक विज्ञान के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। संज्ञानात्मक विज्ञान में इसका प्रयोग किया जाता है और ये विचारों और व्यवहार के किसी पैटर्न को बताता है दोस्तों। तो दोस्तों क्या है हमारा सही आंसर? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर होगा नंबर 3। लंबे समय के याददाश्त में, लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित जो पैकेट्स होते हैं उनका एकत्रित होना ही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में कम महत्वपूर्ण है? हमने ये नहीं कहा महत्वपूर्ण नहीं है, हमने कहा महत्वपूर्ण तो है, लेकिन इनमें से सबसे कम जरूरी कौन सा होगा दोस्तों, वो बताना है आपको। तो दोस्तों क्या है? चित्र है, प्रतीक एवं चिन्ह है, मांसपेशियां हैं, क्रियाएं हैं, या फिर भाषा है दोस्तों। तो दोस्तों क्या होगा सही आंसर हमारा? चेक कर लीजिएगा। सही आंसर होगा नंबर 3। हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। अब यहाँ ये समझ लीजिएगा दोस्तों, चिंतन जो है किस प्रकार की प्रक्रिया है? मानसिक प्रक्रिया है। चिंतन कैसी प्रक्रिया है दोस्तों? मानसिक प्रक्रिया है। तो शारीरिक की हमें आवश्यकता नहीं है, तो फिर हमें इसकी आवश्यकता नहीं होगी। ये एक मानसिक प्रक्रिया है दोस्तों, और इसमें हम केवल मानसिक क्रियाओं को शामिल करते हैं, तो शारीरिक क्रियाओं का कोई स्थान इसमें होता नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए चिंतन के साधन कौन से हैं, हम किन किन का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, तो हम कह सकते हैं बिंब, जिसे अपने इमेज कहते हैं, संप्रत्यय या फिर प्रतीक, चिन्ह हो गया,
और हो गई भाषा, इनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है दोस्तों। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी उद्दीपन के निरंतर दिए जाने से व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? दोस्तों हमने कहा भी कोई भी कार्य आप बार बार कर रहे हैं तो उससे आपके अंदर एक अस्थायी परिवर्तन हो जाता है, तो वो अभ्यस्ता कहलाएगी, अधिगम कहलाएगी, अस्थायी अधिगम कहलाएगा या फिर अभिप्रेरणा कहलाएगी? क्या कहलाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसमें से हमारा सही आंसर क्या होगा? सबसे सही आंसर होगा हमारा नंबर 1, वो कहलाएगी अभ्यस्ता। अधिगम तो वैसे भी स्थायी परिवर्तन होता है दोस्तों, अस्थायी अधिगम होता नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों ये एक प्रकार से आदत हो जाती है, किसी कार्य को अपने बार बार करते रहते हैं तो वो एक प्रकार की आदत हो गई दोस्तों। तो अभ्यस्ता के रूप में हम इसको देख सकते हैं। गैरट जो कहते हैं, गैरट ये कहते हैं कि जो व्यवहार अपने बार बार दोहराते हैं उससे वो स्वचालित बन जाता है और उसे ही अपने आदत कहते हैं, उसी रूप में हम इसको भी देखते हैं। किस सिद्धांत की यह मान्यता है कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या की समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण में समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग से होती है? इनमें से आपको बताना है। क्या कहा हमने कि ज्ञान या अधिगम की प्राप्ति किसी समस्या की समग्रता के साथ प्रत्यक्षीकरण व समाधान के लिए तर्क व समझ के उपयोग के लिए होती है, के उपयोग से होती है। यानी समग्रता और प्रत्यक्षीकरण जो है उसी से हम समस्या का समाधान करते हैं, उसी से हमारे अंदर तर्क व समझ विकसित होती है। ये किस सिद्धांत में आएगा दोस्तों? बड़ा अच्छा और बड़ा शानदार प्रश्न है। गेस्टाल्ट है, अभिक्रमिक अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन भी होता है ये, और शास्त्रीय अनुदेशन है, अन्वेषण सिद्धांत है। क्या होगा दोस्तों सही आंसर? तो दोस्तों हमारा सही आंसर है वो है नंबर 1, वो कहलाता है गेस्टाल्ट सिद्धांत, जिसे हम सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं या हम इसको अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी कहते हैं। समस्या की समग्रता यानी समग्रता यानी अपने चारों ओर देखना और उस चीज़ों का प्रत्यक्षीकरण करना और उसी से सूझ का विकसित होना दोस्तों, ये इसी में आता है। अगले प्रश्न को देखिएगा। परिवेश की वह वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है कही जाती है दोस्तों? आपके परिवेश की वो वस्तु जिसे पाने के लिए आप क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? प्रबलन है, प्रेरक है, उद्दीपक है या फिर प्रलोभन है दोस्तों? क्या कहलाएगी दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर हमारा नंबर 3, वो कहलाएगी उद्दीपक। अब यहाँ जो गलती हो सकती है उसको समझ लीजिएगा। परिवेश की वो वस्तु जिसको पाने के लिए हम अनुक्रिया करते हैं वो तो क्या कहलाती है दोस्तों? उद्दीपक। और दोस्तों प्रबलन क्या होता है? वो परिणाम है जो व्यवहार को बल प्रदान करता है। प्रबलन तो फीडबैक होता है दोस्तों ना, जो बल प्रदान करता है उसे अपने प्रबलन कहते हैं। इसके अलावा एक शब्द और है इसमें, प्रेरक। प्रेरक क्या है? कार्य करने की प्रवृत्ति होती है दोस्तों, जो कि आवश्यकता या अंतर्नोद से प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? आवश्यकता या फिर अंतर्नोद से प्रारंभ होती है और समायोजन पर जाकर के ये समाप्त हो जाती है दोस्तों। तो ये इसमें नहीं आएगा। इसका सही आंसर हमारा क्या होगा? प्रेरक ही होता है दोस्तों, जो आपको मजबूर करती है। इसके बाद में दोस्तों अगले प्रश्न को देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है, ये बताना है आपको। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 है, उसमें से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है? कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक, विद्यालय शिक्षा की विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तर की परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं को ऐच्छिक करना या फिर इनमें से सभी? क्या होगा दोस्तों सही आंसर? फटाफट से बता दीजिएगा। आते होंगे अभी तक तो आप पढ़ चुके होंगे दोस्तों अगर आपने पूरा सिलेबस नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं, एसएसटी का भी हो चुका है, साइकोलॉजी का भी हो चुका है, हिंदी इंग्लिश लगभग आपके सारे सिलेबस हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारे लिंक मिल जाएंगे। चलिएगा प्रश्न का आंसर देख लेते हैं। वो है हमारा नंबर 1, कक्षा 10 की परीक्षा कैसी होती है दोस्तों? ऐच्छिक होगी, ये सुझाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। इनमें से मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है दोस्तों? इनमें से मूल्यांकन का प्रकार कौन सा नहीं है? निर्माणात्मक है, योगात्मक है, सीसीई है, मानक है। एवोल्यूशन शब्द का प्रयोग किया जाता है मूल्यांकन के लिए। आपको बताना है कौन सा मूल्यांकन का हिस्सा नहीं है, प्रकार नहीं है दोस्तों। क्या होगा सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर चेक कर लीजिएगा।
मानक नहीं होगा ना, ये तो अलग चीज होगी। निर्माणात्मक मूल्यांकन होता है, योगात्मक होता है, CCEBA मूल्यांकन का एक प्रकार है दोस्तों। ये सारे होते हैं, मानक तो एक क्राइटेरिया है दोस्तों, स्केल है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं है? कौन सी में अपने क्रियात्मक अनुसंधान नहीं करेंगे या उसके लिए कौन सी उपयुक्त नहीं मानेंगे हम? हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना है आपको। 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा या मौखिक प्रशंसा के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन करना है। परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायता अनुदेशन का प्रभाव देखना है। भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग करना है। तो दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? दोस्तों अच्छे से पढ़िएगा ऑप्शन को, तभी आपका सही निकलेगा। बताइएगा जरूर, चाहे आपको गलत आता हो दोस्तों। फिर कह रहा हूं, कमेंट करोगे, गलत करोगे तभी तो सही करोगे। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत आज भी काम करता है, क्योंकि सीखने के सिद्धांत तो वही है दोस्तों, अन्यथा कैसे सीखोगे? चेक कर लेते हैं, सही आंसर हमारा नंबर 3। ये नहीं होगा ना, बाकी सारे क्या हैं? उपयुक्त हैं। अब देखिएगा यहाँ जो हमें देखना है, क्रियात्मक अनुसंधान जो है वो एक तो आपको याद रखना है कक्षा शिक्षण, स्कूल की जो कक्षा है, कक्षा शिक्षण और उससे जुड़ी समस्याओं का अध्ययन करता है। तो ये कक्षा शिक्षण से जुड़ी हुई समस्या हमारी नहीं है, बाकी इसी से जुड़ी हुई है। अगर विद्यालय में कोई अनुशासनहीनता की समस्या है तो भी उसकी बात करता है। पुस्तकालय है, पुस्तकालय में वाचनालय है, वो जो उसमें समस्या है उनका सुधार करता है दोस्तों, ठीक है। और इसके अलावा परीक्षा में अगर नकल हो रही है तो वहां भी किया जा सकता है। भाषा शिक्षण है, उसमें वर्तनी कौशल है, वहां भी किया जा सकता है। यानी शिक्षण स्कूल की टीचिंग से, स्कूल का मामला है, वहां तक हम इसका उपयोग करते हैं, उसके आगे हम इसका उपयोग नहीं करना होता। अगले प्रश्न को देखिएगा, प्रतिभाशाली माता पिता की संतान दुर्बल हो जाती है, दुर्बल हो सकती है, यह कौन सा नियम है? प्रत्यागमन का, भिन्नता का, वंशक्रम का, या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों क्या होगा हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, प्रत्यागमन का सिद्धांत। अब समझ लीजिएगा इसको क्या होता है दोस्तों। प्रत्यागमन का सिद्धांत ये कहता है, यानी माता पिता कैसे हैं? प्रतिभाशाली है, उसकी संतान दुर्बल हो गई, यानी ये इसके विपरीत हो जाता है ना, तो हम उसको प्रत्यागमन कहते हैं। उससे अलग हो जाए तो फिर भिन्नता का नियम आ जाता है, वंशानुक्रम तो ये सारा है ही है, यानी बिल्कुल उल्टा हो गया ना, ये तो प्रतिभाशाली है और वो मंदबुद्धि आ गया, तो फिर हम उसे प्रत्यागमन के रूप में देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा हमारा, वो है जिन बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी है साधारणतः उन्हें हम मानसिक न्यूनताग्रस्त की श्रेणी में रखते हैं। यानी आपको वो बताना है वो बुद्धि लब्धि कौन सी है जिन्हें हम मानसिक न्यूनताग्रसित के अंदर रख सकते हैं दोस्तों। क्या होगा हमारा सही आंसर? आपको इसमें से बताना है। क्या होगा दोस्तों हमारा सही आंसर? तो दोस्तों सही आंसर चेक करिएगा, वो है हमारा नंबर 1, यानी 70 से कम है। कितना है दोस्तों? 70 से कम है, उसे अपने मानसिक न्यूनता ग्रसित के अंदर लेकर के चलते हैं, ये आएगा 70 से कम। अगला प्रश्न देख लीजिएगा दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है, मानसिक आयु संप्रत्यय का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मानसिक आयु संप्रत्यय जो है उसका प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? आपको ये बताना है। स्टर्न ने किया था, टर्मन ने किया था, मेरिल ने किया था, या फिर साइमन ने किया था दोस्तों? किसने किया था ये मानसिक आयु संप्रत्यय का प्रयोग जो है वो सबसे पहले किसने किया था? तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 1, स्टर्न है दोस्तों। यहाँ कंफ्यूज मत होना, टर्मन नहीं होगा। स्टर्न बुद्धि लब्धि के लिए मानसिक आयु, जो अपनी मानसिक आयु है, मानसिक आयु और वास्तविक आयु का जो कंसेप्ट है उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो ये स्टर्न ही थे, इसने प्रयोग किया था। लेकिन बुद्धि लब्धि ज्ञात करने का सूत्र अंतिम रूप से किसने दिया था? जिसके गुणा में 100 लगा हुआ है, तो वो टर्मन के द्वारा दिया गया था दोस्तों। तब हम टर्मन का नाम लेते हैं, अन्यथा नाम किसका आता है? स्टर्न का ही आता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिएगा, कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है आपको बतानी है। डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है? वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध, सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग से संबंध में निश्चय, लिखने की धीमी गति, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाइयां।
क्या होगा दोस्तों सही आंसर हमारा? तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा नंबर 2। ये इसमें नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें आती हैं। सीधे उल्टे हाथ का प्रयोग इसमें संबंधित नहीं होता। दोस्तों डिस्लेक्सिया को अपने कह सकते हैं पठन अक्षमता। क्या कहेंगे दोस्तों? पठन अक्षमता। हालांकि इसमें केवल पठन नहीं आता है, ये एक ऐसा असंतुलन है जिसमें पढ़ने के साथ साथ उसको लिखने में भी दिक्कत होती है। और ये जो दिक्कत है उसकी जो गलतियां करते हैं वो भ्रमवश करते हैं दोस्तों, जानबूझ करके नहीं करते हैं, भ्रमवश जो है उनसे गलतियां होती हैं। और ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर ही आपको देखने को मिलती है, यानी पहली से 8वीं कक्षा तक ही आपको देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है हमारा, शिक्षक से डांट खाई बड़े भाई ने और आकर के वो छोटे बच्चों पर, छोटे भाई बहनों पर भड़ास निकालता है, पिटाई होती है उनकी। तो आप क्या कहेंगे दोस्तों इसे? प्रतिगमन, आक्रामकता, प्रत्यावर्तन या फिर विस्थापन? हम इसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा नंबर 4। जब आप अपना गुस्सा कहीं और निकालते हैं, ऑफिस में बॉस से झगड़ा हुआ और घर आकर के बीवी को डांट लगाई, तो फिर वो कौन सा आएगा? वो विस्थापन के रूप में ही आता है दोस्तों। बाकी अपने डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों, है ना। यानी जो गुस्सा है उसको हमने क्या कर दिया है? विस्थापित कर दिया है, तो ये इसमें आएगा विस्थापन। या आपने कई बार इसके लिए एक पलायन शब्द का उपयोग भी कर लेते हैं। अगले प्रश्न को देखिएगा, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों को अर्जन करना ही अधिगम है। अधिगम की ये बहुत अच्छी परिभाषा है, पर आपको बताना है ये परिभाषा दी किसके द्वारा गई है, ये नाम कौन सा है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो दोस्तों सही आंसर है हमारा वो है नंबर 3, यानी क्रो एंड क्रो जो है उसके द्वारा ये परिभाषा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, हेगार्ट के अधिगम सिद्धांत की सही व्याख्या क्या है? हेगार्ट का जो अधिगम सिद्धांत है वो क्या है? किसी कार्य को करके सीखना, किसी कार्य को दूसरों द्वारा करते हुए देखकर सीखना, संबंध सहज क्रिया द्वारा सीखना या उद्दीपक और प्रलोभन द्वारा सीखना। क्या आएगा दोस्तों इनमें से? सही आंसर बताइएगा फटाफट से। चलिएगा दोस्तों चेक कर लेते हैं। सही आंसर होगा हमारा नंबर 2। किसी को करते हुए कार्य को देख करके फिर हम उसको करते हुए, देखते हुए सीखते हैं दोस्तों। तो हेगार्ट का जो सिद्धांत है असल में वो कौन सा सिद्धांत है? वो अनुकरण का सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत आता है दोस्तों? वो आता है अनुकरण का सिद्धांत। यानी इसमें अधिगम की प्राप्ति होती है दूसरों की नकल से होती है या फिर दूसरों के अनुसरण से होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखिएगा, मापन के क्षेत्र में सर्वप्रथम लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? होरास मैन, J.M. राइस, स्टीफन कोरे या फिर कोलियर? किसके द्वारा किया गया है दोस्तों? क्या है हमारा सही आंसर बताएंगे आप? तो दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है नंबर 1, होरास मैन। प्रयोग किसने किया था? होरास मैन के द्वारा किया गया था दोस्तों। लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का प्रयोग जो निर्माण है वो सबसे पहले 1845 ईस्वी के अंदर होरास मैन के द्वारा किया गया था दोस्तों। और इसके विकास के अंदर जो मुख्य योगदान आता है उसके बाद में J.M. राइस का आता है। तो पहले अपने होरास मैन का ही नाम लेकर के चलते हैं। विकास में J.M. राइस का आता है, लेकिन सर्वप्रथम लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षण का निर्माण इन्हीं के द्वारा किया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ ये टेस्ट आपके लिए लाभकारी रहा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सच में अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना। अगर आप हमारे करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रीड के लिए दी जा रही है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।